गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनए जो होता है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि डीएनए ही एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए क्या है, अगर हम उसकी आकृति की बात करें, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेम ऐसे ही जो जेनेटिक मटेरियल किसी किसी में आरएनए भी होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो इसकी अगर हम आकृति की बात करें तो डीएनए दो प्रकार का पाया जाता है। मतलब डीएनए के जो अणु होते हैं वो दो प्रकार की आकृति में पाए जाते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार, गोल, कैसा पाया जाएगा, गोल। और एक पाया जाएगा लंबा, मतलब रेखाकार। तो आपको पता है गोल वृत्ताकार जो डीएनए होता है वो किन में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जैसे कि आपने बैक्टीरियल सेल में देखा था कि बैक्टीरियल सेल में किस प्रकार का डीएनए होता है, वृत्ताकार, जिसमें कि कोई भी स्वतंत्र छोर नहीं होता है, मतलब ये इसमें कोई भी एंड खुला हुआ नहीं होता है इसका। जबकि सेम क्या होता है, जो रेखाकार डीएनए होता है जो कि किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिन कोशिकाओं में पाया जाता है उनमें ही रेखाकार डीएनए की जो संरचना होती है वो रेखाकार होती है। ठीक है, अब डीएनए देखिए, जितनी भी कोशिका होती है उसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जैविक गुरु अणु, मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बन के, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जब बनते हैं वो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, देखिए जो छोटी इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोमर्स, मतलब एकलक, मोनोमर्स बोलते हैं। और जब उनका बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमर्स, मतलब बहुलक। ठीक है, बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ गई तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो डीएनए भी क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, जो कि बहुत सी छोटी जो इकाइयाँ हैं उसकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर इकाइयाँ, मोनोमर्स जो हैं उनसे मिलकर बनती है, और तब हम इसे क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है ये बनती कैसे, जैसे एक यूनिट इसकी क्या कहलाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये चार प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी, आपको पहले पता है कि जो ये डीएनए बनता है वो किन किन इकाइयों से, मतलब किन किन चीज़ों के पार्टिसिपेशन से बनता है। एक तो इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस, जो कि ये हैं। ठीक है, दूसरी होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट अणु। ठीक है, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इनके संयोजन से ये डीएनए की पूरी संरचना या आरएनए की संरचना बनती है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन, या पायरिमिडीन भी बोलते हैं बहुत से लोग। प्यूरीन जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। और जो पायरिमिडीन होते हैं या पिरिमिडीन होते हैं वो होते हैं साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो ये चार प्रकार के बेस होते हैं। और एक प्रकार का बेस और होता है यूरेसिल, जो कि आरएनए में पाया जाता है थायमीन की जगह पर। किसकी जगह पर पाया जाता है, मतलब उसमें आरएनए में थायमीन नहीं होता है, क्या होता है, यूरेसिल। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि डीएनए हो या आरएनए हो, चार प्रकार के बेस ही पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, तो इसकी एक इकाई जो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये चार प्रकार की होती हैं, अलग अलग बेसिस के
आधार पर, जो ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इनके बेस पर। तो पहली क्या होती है डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड, जिसमें कि क्या होता है साइटोसिन, ठीक है। दूसरी होती है थाइमिडिलिक एसिड, जिसमें कौन सा थाई, नाम से ही समझ में आ रहा है थाइमिडिलिक एसिड मतलब थाइमीन होगा। तीसरे प्रकार की होगी डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, मतलब एडेनिन होगा। और चौथे प्रकार की जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है वो क्या होती है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ठीक है, DGMP जिसे बोलते हैं। और ये इसमें क्या होगा ग्वानिन नाइट्रोजिनस बेस होगा। अब इन्हीं इकाइयों के कई बार जुड़ने से क्या बनती है DNA की संरचना या फिर RNA की संरचना, बस उसमें थाइमीन की जगह पर क्या हो जाएगा यूरेसिल। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, एक एंड होता है इसका 5 to 3 डायरेक्शन में और दूसरा होता है 3 to 5 डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल होती है दोनों। DNA होता है डबल हेलिकल मॉडल, मतलब कि द्विकुंडली संरचना, जबकि RNA क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें 2 सूत्र होते हैं डबल स्ट्रैंड और इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। मतलब 5 और 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो शुगर जुड़ती है पेंटो शुगर होती है, तो एक जगह जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 5वें कार्बन से जुड़ा होता है और एक तरफ क्या होता है तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए ये 5 to 3 और 3 to 5 बोली जाती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देख लेते हैं थोड़ा कि पहले ये देखते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA जो होता है उसमें ये देखिए, जो ये 5वें कार्बन से पेंटो शुगर जुड़ी होती है, ठीक है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप इससे ऐड होता है, ये कौन से बॉन्ड के थ्रू होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो देखिए आप लोग कि ये शुगर का कौन सा कार्बन है 5वां कार्बन, और ये देखिए P लिखा है, ये फॉस्फेट से जुड़ा है किस बॉन्ड के द्वारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ये बॉन्ड्स ध्यान रखिएगा, आते हैं एग्ज़ाम्स में, आपको स्ट्रक्चर अगर बनाने को आया तो आप बना सकते हो। और साथ ही साथ जो शुगर, ये जो ब्लू कलर के दे रखे हैं ये क्या है शुगर, पेंटो शुगर के स्ट्रक्चर। तो ये जो शुगर होती है इसका जो पहला कार्बन और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन मतलब नाइट्रोजिनस बेस से मतलब है उसका, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस जुड़े होते हैं, ये बेस जो हैं वो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं। और 3 स्ट्रक्चर मतलब 3 कंपोनेंट्स इसमें भाग लेते हैं, एक फॉस्फेट, ये पेंटो शुगर और ये नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो एडेनिन होता है ये हमेशा किसके संग जुड़ता है थाइमीन के साथ, और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है साइटोसिन के साथ। हमेशा ध्यान रखिएगा कभी A को C से या T को G से मत जोड़िएगा, ठीक है। A हमेशा किससे जुड़ेगा थाइमीन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। ये जैसे कि आप देख लो, A एडेनिन और थाइमीन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे। ये डबल हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ट्रिपल है तब भी ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं, ठीक है। ये जैसे आप देख लो A से जुड़ा है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ऐसे ही ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये देखिए और ये देखिए है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं थोड़ा, देखिए
ये जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, ये दिया किसने था? वॉटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, ये डबल हेलिकल, इसकी मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। एक स्ट्रैंड तो होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, दूसरा होता है 3 to 5 डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं दोनों स्ट्रैंड इसके। ठीक है, तो इनका जो इनके बीच की, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इनका जो ये ये हेलिक्स है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक इसके राउंड में कितने बेस पेयर आते हैं? 10। कितने आएंगे? 10 बेस पेयर। मतलब 10 नाइट्रोजिनस बेसिस जो होंगे वो आएंगे। अब 10 आएंगे और एक हेलिक्स में की जो डिस्टेंस है, मतलब एक राउंड की जो डिस्टेंस है वो कितनी? 34, और 10 बेसिस आते हैं, तो हर बेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.4। ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इसकी जो थी वो क्या थी? मुख्य बातें थी। और इसका जो ये मैंने बता दिया, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? दोनों हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और इसके आधे की डिस्टेंस फिर कितनी हो गई? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10 इधर 10 इधर, टोटल कितना हो गया? 20 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने बता दिया एडेनिन बेस हमेशा कैसे जुड़ेगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, थायमीन से। और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। इसी में मैं आपको चारगाफ का रूल बताती हूँ। एक साइंटिस्ट थे एरविन चारगाफ। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि जितने भी डीएनए अणु होते हैं उसमें एडेनिन, जैसे इन्होंने ये बताया, देखिए कि जितने एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस होंगे उतने ही क्या होंगे? थायमीन होंगे। जितने ग्वानिन बेस होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। दोनों की संख्या बराबर होगी। तो इसे शॉर्ट में इन्होंने कैसे लिख दिया कि या तो A बराबर T, मतलब जितने A होंगे उतने ही थायमीन बेस होंगे, जितने G होंगे उतने ही क्या होंगे? साइटोसिन बेस होंगे। ठीक है, तो इन्होंने दूसरे शब्दों में क्या लिखा? A प्लस G बराबर T प्लस C। ये इनका पहला पॉइंट था कि मतलब जितने A प्लस G होंगे उतने ही T प्लस C होंगे। कहने का मतलब है जितने एडेनिन बेस होंगे उतने थायमीन होंगे, जितने ग्वानिन बेस होंगे उतने ही साइटोसिन बेस होंगे। ठीक है, और इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो अलग अलग जीव जातियाँ होती हैं उसमें उनके डीएनए में एडेनिन, ये जो रेशियो है ये A प्लस G और T प्लस C, ठीक है, इनका जो अनुपात है वो अलग हो सकता है, लेकिन एक जाति मतलब एक ही सेम जो जीव है उसकी कोशिकाओं के डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो बराबर होंगे। अनुपात इनका अलग अलग जातियों में अलग हो सकता है, लेकिन इनकी संख्या निश्चित है। ठीक है, जितने बेसिस एडेनिन होंगे उतने थायमीन, जितने ग्वानिन उतने साइटोसिन। ओके, ये चारगाफ का रूल कहता है। ठीक है, अब देखिए ये आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक, दोनों जो इसकी जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इनमें जो फॉस्फेट समूह होता है, एक चीज़ और देख लीजिए, फॉस्फेट समूह जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? मतलब इसमें क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। फॉस्फेट अणु में ऋणात्मक आवेश होता है, और ऋणात्मक आवेश होने के कारण डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? एसिडिक होती हैं, अम्लीय हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने किसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया? डीएनए का। देखिए इसमें सारा दिया हुआ है। एक दो जो बेस है उनके बीच की क्या है दूरी? 3 नैनोमीटर में है, तो इन्हें 0.3 नैनोमीटर लिख दिया, वरना 3.4 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। और एक हेलिक्स के बीच की दूरी, मतलब एक राउंड के बीच की दूरी क्या है? 3.4
एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन दिखाई गई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेसिस है, सब कुछ इसमें शो है। ठीक, अब देखिए जैसे कि एक कोशिका आपने पढ़ी हुई है पहले से, कोशिका, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम की अगर हम संरचना देखें तो बहुत सारे डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना से मिलकर ये एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा डीएनए और आरएनए में मैंने आपको अंतर बता दिया कि उसमें क्या होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब द्विसूत्री संरचना होती है, जबकि आरएनए कैसी होती है, एक सूत्री संरचना होती है। ठीक है, और उसमें थायमीन बेस होता है, जबकि उसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है आरएनए में। ठीक है, तो इस तरीके से, और संरचना बाकी संरचना सेम होती है। अब ये आरएनए जो है, देखिए आरएनए के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये जो आरएनए है, आरएनए होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, जो मुख्यतः जो देखे गए हैं वो 3 टाइप के देखे गए हैं। कौन कौन से, एमआरएनए, देखिए ये है एमआरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो जो पहला होता है राइबोसोमल आरएनए, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोशिका में। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इस राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है, राइबोसोमल आरएनए की। ठीक है, दूसरा है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, देखिए जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वो 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप होती है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी होती है ट्रांसलेशन। दूसरी क्या होती है, ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और जो ट्रांसलेशन होती है उसमें आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है और डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो डीएनए से आरएनए जो बना, तो आरएनए की पूरी सूचना किस पे चली गई, इस मतलब डीएनए की सूचना किस पे चली गई, आरएनए पे। तो ये आरएनए कौन सा होता है, यही मैसेंजर आरएनए होता है, संदेश लेकर आता है। ये क्या करता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आरएनए पर चली जाती है वो किसके थ्रू जाती है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू। और फिर ये आरएनए कहाँ आ जाता है, न्यूक्लियस से निकलकर, जैसे ये है इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई ये न्यूक्लियस के अंदर हुई, फिर जब ये एमआरएनए बन गया फिर ये कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म के, मतलब न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और फिर प्रोटीन जो दूसरी प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, वो कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, तो ये एमआरएनए का कार्य होता है। ठीक, एमआरएनए केवल बहुत ही कम होता है, 2% लगभग। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का होता है वो होता है टीआरएनए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका अलग से क्वेश्चन भी आता है। तो इन्होंने, जो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट होले, इन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था टीआरएनए का। ठीक है, तो देखिए इन्हें टीआरएनए कहा जाता है, क्लोवर लीफ, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी आ सकता है, और इसे सॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। ठीक है, घुलनशील आरएनए मॉलिक्यूल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो देखिए इसकी संरचना हम देखते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है। यूपिन मॉडल भी इसे कहते हैं ये। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और एक एक्स्ट्रा लूप होता है, लंप होता है, इसे लंप बोलते हैं, LUMP। ठीक है, अब देखिए पहली भुजा जो होती है वो इसकी, देखिए पहली भुजा होती है इसकी, ये सबसे ऊपर ये वाली। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म या फिर अंगीकार भुजा।
ठीक है। अंगीकार इसमें क्या होता है, जो 3 नाइट्रोजीनस बेस का समूह होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम इस आरएनए को देखिए अगर हम इस आरएनए को ओपन कर दें तो क्या होगा, आपको पता है 5 to 3 डायरेक्शन होगी इसमें। एक 5 to 3 यहाँ से चली, ये घूम के ठीक ये ऐसे गई, और ये कौन सी भुजा पे रुकेगी, 3। ये 5 है तो दूसरी 3 हो गई ऑटोमेटिक, ठीक है, ये 3 है। तो ये तीसरी भुजा जो होती है, इस पर एक 3 नाइट्रोजीनस बेस का समूह होता है, CCA। ये देखिए ऊपर है CCA। तो इसका काम क्या होता है, इस भुजा का काम ये होता है कि इस पर वो अमीनो एसिड का समूह आकर अटैच होता है जिसका कोड यहाँ पर इस दूसरी भुजा पर, जिसे हम एंटी कोडॉन लूप कहते हैं, इस भुजा पर जिसका कोड होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए GAA, मतलब कि देखिए यहाँ पर होगा GAA। तो GAA ये किसको कोड करेगा, मतलब इसका अपोजिट वाला ही इससे मैच करेगा आकर। तो इसका अपोजिट क्या होगा, G हमेशा किससे मिलता है, C से। A किससे मिलेगा, T से, और ये भी तो CTT। ये जो कोड है इसी का अमीनो एसिड कहाँ आकर जुड़ेगा, यहाँ पर, या ये कह लो यहाँ जो अमीनो एसिड है वही इसका अपोजिट वाला ये क्या करेगा, कोड करेगा। इसीलिए बोलते हैं इसे एंटी कोडॉन। जो यहाँ पर होगा जो अमीनो एसिड उसको ये कोड करेगा, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी कोडॉन भुजा, ठीक है। दूसरी भुजा क्या है, ये वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, टी साइज सी भुजा। क्या बोलते हैं, टी साइज सी भुजा। ये भुजा भी क्या करती है, एक ये क्या करती है, राइबोसोम से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। और दूसरी एक भुजा ये होती है जिसे हम बोलते हैं DHU भुजा, यानी डाई हाइड्रो यूरिडिन आर्म। ये क्या करती है, एंजाइम से जुड़ती है, ये एंजाइम साइट होती है इसकी, और ये लंप है, इसका कोई कार्य अभी तक डिसाइड नहीं है। तो इस तरीके से ये 4 आर्म होती हैं और इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपने जो है tRNA का काम जान ही लिया, क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में ये जो कोड हैं, इसको कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड जो है वो जुड़ते हैं, मतलब अमीनो एसिड जितने भी होते हैं वो इसको कोड करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में, सिंपली अगर हम कहें तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थे मेन आरएनए के टाइप। इसके अलावा कुछ और भी आरएनए वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जैसे कि जेनेटिक आरएनएज, और मतलब जो जैसे डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, सेम वैसा ही आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और एक स्मॉल मतलब SNRNAs जिसे बोलते हैं, लघु केंद्र की आरएनए अणु। उसके अलावा कैटालिटिक या फिर एंजाइमेटिक आरएनएस भी बोलते हैं। इस टाइप से और भी आरएनए को जो है खोजा गया था, लेकिन मेन यही 3 टाइप के थे जो आपने पढ़े। तो आपने डीएनए पढ़ लिया और आरएनए पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पैकेजिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पैक्ड होता है, क्योंकि आपको पता है ये संरचना बहुत ही सूक्ष्म है। यह जो हमें इतनी बड़ी दिख रही है ऐसी थोड़ी ना होती है, तो बहुत ही सूक्ष्म संरचना है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होगी, मतलब इतनी कॉइल्ड होती है कि हम यहाँ से ग्रह मतलब पृथ्वी की अगर एक जाकर वापस भी आना हो तो भी उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा लेंथ होती है पूरे शरीर के, जितना भी कोशिका में डीएनए होता है सभी कोशिकाओं को मिलाकर अब अगर हम उसकी लेंथ जोड़ें तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किस तरीके से कॉइल्ड होता है, किस तरीके से, जैसे कि हमारी एक आंत होती है ना, तो आंत हमारी कितनी 5 से 6 मीटर की लगभग काफ़ी होती है, तो इतना लंबा तो हमारा शरीर भी नहीं है, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो कॉइल्ड है ना। तो मैंने जैसे बताया कॉइल्ड होता है, मतलब और हाँ एलिमेंट्री कैनाल की तो और ज़्यादा होती है। पूरी लेंथ अगर हम देखें तो क्या होती है, लगभग 9 to 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कॉइल्ड होता है
ये एलिमेंट्री कैनाल, वैसे ही उसी प्रकार से मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कॉइल्ड होती हैं संरचनाएं। तो इसी प्रकार से जो डीएनए होता है वो भी कॉइल्ड होता है कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो कि हमने डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना को पढ़ लिया और इसके टाइप्स पढ़ लिए। आगे हम पैकेजिंग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।